एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर सिंपल आएगा तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक सिचुएशन है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे प्रो बनेंगे, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, क्या हमें करना है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस में मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। वो टॉपिक के बाद पीवाईक्यू कर लिया, बन गया, हम लोग खुश हो गए, मजा आ गया, वो नहीं करना अपने को। जब रिएक्शंस वाले चैप्टर में आएंगे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो रिएक्शंस भूलने लग जाते हैं। अब देखो, नीट 2027 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आप नीट 2027 को बहुत अच्छे मार्क्स से फोड़ सकते हो, एक अच्छी रैंक से फोड़ सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर बात करूंगा मैं, है ना, अच्छा लगेगा, आपको भी पता चलेगा सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या है। तो उसके बाद अपन सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, चलेगा ना? ठीक, नई कॉपी लाओ ना आप, नई कॉपी लाओ। हाँ, नई कॉपी लाओ, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले उस एग्जाम को समझो। उस एग्जाम को कैसे समझ सकते हो? सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या आप लोगों ने सिलेबस उठा के देखा कभी? वेरी गुड। सबसे पहली चीज, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें किस दायरे में रह के पढ़ाई करनी है। समझ गए आप बात को? ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास उसके लिए प्रैक्टिस के सोर्स होने चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस के सोर्स तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगा, थ्योरी करा दूंगा, मैं आपको डीपीपीस दे दूंगा, मॉड्यूल्स दे दूंगा। इसके अलावा भी और भी जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप क्या क्या जुगाड़ कर सकते हो अपनी तरफ से, आपका एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो उस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस के सोर्स लगेंगे वो हमें पता होने चाहिए। बात समझ गए? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। आपको पता है आज की तारीख में अगर आप किसी डॉक्टर के जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? टेस्ट, है ना। बिना टेस्ट के वो भी नहीं दिखते आजकल गोली। मतलब आपको कुछ भी हो जाए, वायरल हो जाए, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी हो जाए, सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, टेस्ट लिखने के बाद आप करवाओगे, उसके बाद वो दवा लिखेंगे। तो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट। टेस्ट ही आपको असली आईना दिखाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस किस तरह के हमें टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक, टेस्ट से पहले अपने को एक रिवीजन, मतलब टेस्ट तो हो गया, अब टेस्ट देने से पहले हमें रिवीजन करना पड़ता है। तो एक टेस्ट से पहले वाला रिवीजन होता है और एक टेस्ट से बाद वाला रिवीजन होता है। टेस्ट से पहले वाला रिवीजन जिसमें अपन फॉर्मूला वगैरह एक बार ऐसे कॉपी खंगाल के देख के जाते हैं। टेस्ट के बाद वाला कौन सा रिवीजन होता है? टेस्ट के बाद वाला रिवीजन होता है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको पता चला कि मैंने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस किया कि मैंने कहां पे सिली मिस्टेक की, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे आता ही नहीं था, कौन सा क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं मेरी जिंदगी में। तो उसके बाद आपको पता चलेगा, एनालिसिस के बाद फिर आप उसको हाथों हाथ वहीं पे रिवाइज कर लोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। ये तो हुई कोई भी कंपटीशन, मतलब आप जीवन में आगे भी बहुत सारे कंपटीशन फाइट करोगे। ऐसा नहीं है कि जीवन नीट तक ही रुक गया, उसके आगे भी बहुत सारी दुनिया है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हाउ वी विल बिकम प्रो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे प्रो बनेंगे, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, क्या हमें करना है। सबसे पहली चीज तो हमें डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर, मतलब आपको क्लासरूम में प्रेजेंट होना है। बात समझ गए आप? सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यही है। अगर आप डेली बेसिस पे क्लास में नहीं आओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको डेली लेक्चर लेना है। बात समझ गए? ठीक है। उसके बाद आपको हाथ से नोट्स बनाने हैं। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा या मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है। बात समझ गए? जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो सब आपको लिखना है। क्लियर है? तो अपन डेली बेसिस पे लाइव आके क्लासरूम में आके लेक्चर को अटेंड करेंगे, कोई भी लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है। मान लीजिए अगर आज आपने एक टॉपिक को स्किप कर दिया और आपका वो छूट गया, आपने किसी से पूछा भी नहीं, तो अगला टॉपिक समझने में बहुत परेशानी होगी। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, हर एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप कोई भी लेक्चर स्किप नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पे बात करो, आपको भी दिख भी जाएगा, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा इस बात को। ठीक है। आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है, क्लासरूम में आके आपको नोट्स बनाने हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस के सोर्स क्या रहेंगे, तो मैं आपको क्लासरूम में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। एक अपन क्लासरूम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक आपको डीपीपीज मिलती होगी, ठीक है ना, वो डीपीपी हम लोग कर लेंगे। फिर पीवाईक्यूज, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा, जैसे कोई भी चैप्टर होगा वो 8 लेक्चर, 9 लेक्चर, 10 लेक्चर इस तरह से रहेगा, तो उसके एंड में मैं आपको पीवाईक्यूज की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या? एंड में प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? जब एंड में पीवाईक्यू करते हैं तो
अभी आपने नीट 2026 का पेपर देखा होगा या नीट 2025 का पेपर देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस में मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन में घने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो एंड में पीवाईक्यूज करने का फायदा होता है, वो टॉपिक के बाद पीवाईक्यू कर लिया, बन गया, हम लोग खुश हो गए, मजा आ गया, वो नहीं करना अपने को, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि हमारे अंदर वो चैप्टर कितना बसा हुआ है, कितना हमें याद है, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पीवाईक्यूज दूंगा जिसमें नीट के, जेईई मेंस के और कुछ रिलेवेंट जे एडवांस के क्वेश्चंस रहेंगे, क्लियर है। फिर एक वाईजे स्क्वायर वाली प्रॉब्लम होगी। वाईजे स्क्वायर वाली प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? जब हम रिएक्शंस वाले चैप्टर में आ जाएंगे। जब रिएक्शंस वाले चैप्टर में आएंगे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो रिएक्शंस भूलने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको रिएक्शन भूलने नहीं दूंगा। उसके रीजन क्या है? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ए से बी, बी से सी से डी से ई, इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें पुरानी रिएक्शंस रिवाइज होती रहेगी। तो जब आप वाईजे स्क्वायर में कराऊंगा तो आप खुद डिमांड करोगे कि सर और दो और दो और दो। तो उस वाईजे स्क्वायर वाली प्रॉब्लम से आपको कभी भी किसी रिएक्शंस में परेशानी नहीं आएगी, आप भूलोगे नहीं। वाईजे स्क्वायर क्या है? योगेश जैन का जखीरा, मतलब मैंने नाम दिया है ऐसे, वाईजे का जखीरा, क्लियर है। उसके बाद आपके पास मॉड्यूल्स रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रहते हैं ना भाई, ठीक है। अब उसके बाद अपन देंगे आपको एक रिवीजन करने के लिए समरी लेक्चर। जैसे आपका 8-10 लेक्चर का कोई भी चैप्टर रहा, ठीक है ना। मान लो मैं आईयूपीएससी पढ़ा रहा हूं, अपने 10 लेक्चर लगे अपन को आईयूपीएससी पढ़ने के लिए, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं, उसमें जो भी लेक्चर लगे 12-13, तो जब वो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक से 1.5 घंटे का समरी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। उस 1 से 1.5 घंटे के समरी लेक्चर में वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो सारी आइडिया आपको लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा, जब एग्जाम देने जा रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये समरी लेक्चर देखोगे 1 से 1.5 घंटे का। 1 से 1.5 घंटे का समरी लेक्चर देखने के बाद अब आप करोगे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन करोगे? क्लासरूम के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन। वरना क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, अपनी कॉपी उठाता है, वो सारे के सारे नोट्स दोबारा 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 पढ़ने लग जाता है। 6-7 घंटे उसको लगते हैं, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं करता। बताओ क्या? क्वेश्चंस। अब इसमें फायदा क्या है? जब आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा समरी लेक्चर आपका हो गया, आप उसको भी 2x पे देख लेना, मैं आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, ठीक है। तो आपको वो 1.5x 2x पे देखना, उसके बाद आप क्वेश्चंस करना, आपको अच्छा लगेगा, आपको कंप्लीट फील होगा। बात समझ गए आप? तो मैंने आपको क्या बोला था, एक तो सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस कैसे पता चलेगा वो मैं ही बताऊंगा, वो लाइव लेक्चर, मतलब आप क्लासरूम में आओगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस का सोर्स। हमारे पास घना सारा प्रैक्टिस का सोर्स है। घना सारा कैसे? अपन क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, डीपीपी कर रहे हैं, मॉड्यूल कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस की कमी रहेगी क्या? इसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आपकी फुलफिल कर दूंगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। समरी लेक्चर की बात हो गई, फिर आप देने जाओगे टेस्ट, और उस टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुड्डू भैया। मैं हमेशा बार बार आपको ये बोलता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जितने पॉसिबल टेस्ट हो पाए, जहां से भी टेस्ट मिल पाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आपको टेस्ट मिल पाए, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। बात समझिए, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी आप कहां स्टैंड कर रहे हो। यही आपका आईना है, यही आपको आपकी औकात बताएगा। अरे नहीं है बात समझ में? तो यहां पे जाके स्टूडेंट लेक्ट करता है, वो क्या करता है कि वो सिंपल सिंपल टेस्ट दे देता है, किसी टेस्ट में उसके नंबर कम आ जाते हैं तो वो चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे शब्द उसके दिमाग में आते हैं, डिप्रेशन, पता नहीं इस टाइप के जो डी वाले शब्द होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, और क्या होते हैं, हाँ जो भी डिस्पर्सन है ना, वो वाले दिमाग में आ जाते हैं। तो उन सबको साइड में रखो। कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट पेपर बहुत हार्ड बनाए जाते हैं, कुछ टेस्ट पेपर बहुत सिंपल बनाए जाते हैं, कुछ सिंपल हार्ड का कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, ताकि आप हर प्रकार के टेस्ट के लिए रेडी हो। जब नीट 2024 का पेपर हुआ था तो नीट 2025 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा पेपर आ जाएगा। नहीं है ये बात समझ में? तो आपको हर प्रकार के पेपर के लिए रेडी रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है कि बस पेपर सिंपल ही है। एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर सिंपल आएगा तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदायक सिचुएशन है। पेपर जितना टफ आएगा उतना आप लोगों का फायदा है, ये ध्यान रखना। जिंदगी में इतनी बात ध्यान रख लेना, जितना कठिन कंपटीशन होगा उतना फायदा होता है एस्पिरेंट के लिए, क्लियर है? जब आप खूब सारे टेस्ट दोगे, आप टेस्ट सीरीज भी ले लोगे, जो भी मतलब कहीं से भी मिल रही हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे,
इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपको नहीं लगता आप नीट 2027 में ट्रॉफी लेके वहां पे स्टेज पे हमारे साथ में खड़े होंगे? अरे यार, नहीं लगता क्या यार? जोश ही नहीं है यार, है ना? बात समझ गए? तो इतना सब कुछ करने के 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं फालतू की बात नहीं करता, काम की बात करता हूं, कड़क बात करता हूं। अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया हर एक सब्जेक्ट में, आप 100% टॉप 100 में रैंक लेके बैठे होंगे। नहीं है यार, आ गई, बहुत बढ़िया। अब हाउ वी प्रोसीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं वो मैं बताता हूं आपको। एक तो आपका देखो पीरियोडिक टेबल हो चुका है इनऑर्गेनिक में, है ना? केमिकल बॉन्डिंग भी हो ही जाएगा पैरेलल में, या ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ही देख लेंगे, है ना? जो भी उसके काम काम की चीजें हैं। आपके पास क्लास 11th के जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं आईयूपीएसी, फिर आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी, फिर हाइड्रोकार्बन। ये 4 चैप्टर आपके क्लास 11th के होते हैं। उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आपके टोटल मिला के चैप्टर से, ये क्लास 12 के चैप्टर है। वैसे तो ये प्यूरिफिकेशन भी क्लास 11 का ही है। अब आपको यहां से स्टार्ट करना है आईयूपीएसी से। आईयूपीएसी करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर जीओसी करेंगे। अगर इन तीनों में से आपका एक भी चैप्टर वीक है, कमजोर है, आप उसको लेके परेशान है, चिंतित है, तो आप इसमें फोड़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको जीओसी नहीं आता तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते, अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते, अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आता तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते। अरे आप समझ गए? तो आपका ये भी तगड़ा होना चाहिए, ये भी तगड़ा होना चाहिए, ये भी तगड़ा होना चाहिए, और इसी फ्लो में तगड़ा होना चाहिए। फिर जब हम रिएक्शंस वाले चैप्टर पे आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन का एक भी लेक्चर स्किप किया, आगे कुछ समझ नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ने के बाद ही आपको हेलो एल्केन, हेलो एरेन आएगा, क्योंकि हेलो एल्केन, हेलो एरेन का बहुत सारा पार्ट हम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके होंगे और उसको यहां रिवाइज कर रहे होंगे। इसी तरह से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन को रिवाइज कर रहे होंगे, कुछ नई चीजें भी आएंगी। फिर अमीन से, बायोमोलिक्यूल से, इस तरह से चलेगा। अब ये जो आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है, जीओसी है, इसको बेस्ट से बेस्ट कैसे तैयार करेंगे? लेक्चर अटेंड करेंगे, इसके पीवाईक्यूज करेंगे। एनसीईआरटी जब तक मैं ना बोलूं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी में, ठीक है ना? उतने अच्छे से एनसीईआरटी ने इसको डिस्क्लोज करके नहीं दिया, ठीक है ना? प्लस होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, इतना कुछ कर लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको हर लेक्चर के एंड में पीडीएफ लगा के दूंगा 50-100 क्वेश्चन की, वो आपको करके लानी है, उसका सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? फिर रिएक्शन वाले चैप्टर हैं, इनको भी अपन इसी तरह से तैयार करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रिवाइज कैसे करेंगे, ये सिर्फ मैं आज 15-20 मिनट आपके ले रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, ताकि आपको जितने भी मन में डाउट्स आते हैं ना बीच बीच में आपके, जैसे पढ़ते पढ़ते आपके बीच बीच में डाउट आएंगे, सर हम रिवाइज कैसे करें, सर ये कैसे रिवाइज, ये याद कैसे रखें सर रिएक्शन को, सर नहीं हो पा रहा है सर, हाँ अब बहुत, अब सर लिखे तो थे, अब बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, रात भर पढ़े थे सर, सुबह तक गायब हो गया। तो उन सब चीजों के लिए जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे वो अपन पहले दिन ही क्लियर कर रहे हैं, ताकि वो तकलीफें खत्म हो जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी को रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, बेहतरीन तरीका क्या है? जो मैं आपको समरी लेक्चर दूंगा, आप वो समरी लेक्चर देखोगे, 1 से 1.5 घंटे का समरी लेक्चर रहेगा, उसको 2x पे या 1.5x पे देखोगे तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, टकाटक टकाटक। और उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चन कौन से? क्लास वाले, डीपीपी वाले, और जो भी मॉड्यूल में आप मार्क कर लोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? फिर रिएक्शंस वाले चैप्टर। रिएक्शंस का सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है? वैसे तो देखो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ठीक है ना, अपन बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पंगा आता है, रिएक्शंस आप लोगों के दिमाग से स्किप हो ही जाती है। तो रिएक्शंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रिएक्शंस को लिख लिख कर देखना है आपको। कैसे देखना है? थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो जब अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ाऊंगा कि एल्केन कैसे कैसे बन सकता है। तो आप एल्केन कैसे बनाओगे? जैसे मैंने आपको 10 तरीके बता दिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ये 10 तरीकों से बनता है। आपने क्या करा? आपने एक बार रिवाइज करा, कॉपी बंद करी,
और उसके बाद अपने आप लिखने लग गए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मास्टर ने वो 10 तरीके बताए थे ऐसे। पहला तरीका वो था, उसमें क्या क्या बातें थी, उसने ये बोला था, उसने ऐसी एक्टिंग करी थी वहां पे, फिर वहां पे उसका अटैक करा दिया। ऐसे ऐसे करके आपको खुद से लिखना है। बात समझ गए क्या आप? तो जब आपके दिमाग में इस तरह से पिक्चर विजुअलाइजेशन चल रहा होगा ना, तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। मूवमेंट होता है किसी भी चीज का। आप किसी भी इंसिडेंट को कब याद रख पाते हो? जब आपने उसका मूवमेंट देखा हो। आपने कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा होगा तो आपको वो जीवन भर ध्यान रहेगा, और आपने सुना होगा तो उतना ध्यान नहीं रहेगा, हाँ हुआ होगा, लेकिन आपने देखा होगा। वो जो पिक्चराइजेशन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको तैयार करने का तरीका तो सिंपल था, समरी लेक्चर प्लस क्वेश्चन। इसको तैयार करने का क्या, लिख लिख कर देखे, प्लस समरी लेक्चर तो देखना ही है, प्लस क्वेश्चंस करने। अरे यार, अब जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिलहाल तो शॉर्ट नोट्स बनाने की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। समरी लेक्चर देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। लेकिन रिएक्शंस वाले पार्ट का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? आपको इस तरह से एक A4 साइज का पेपर लेना है, उसमें से लिख लेना है सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, रिमार्क्स, शॉर्ट ट्रिक वगैरह इस तरह से। जैसे यहां पे सबस्ट्रेट लिख लिया एल्कीन है, यहां रिएजेंट लिख लिया भाई H2 निकल के साथ रिएक्शन है। इंटरमीडिएट, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। प्रोडक्ट क्या बनता है, ये CH2 बनता है। अब रिमार्क्स में क्या, जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, जैसे उसमें सिन एडिशन होता है तो वो लिख लिया, उसकी शॉर्ट ट्रिक लिख ली। इस तरह से अगर आप एक पेज पर A4 साइज के पेपर्स पे बनाओगे तो बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अरे यार, सोते हो यार आप सुबह सुबह पे। फिर स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2027, वैसे तो ये पूरी स्ट्रेटेजी ही बता रहा था मैं आपको, अभी मैंने फिलहाल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो या किसी की भी क्लास में बैठे हो, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। जो भी आपका मास्टर कह रहा है आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो प्लीज। अब मेरे को देखो ना, क्या आपको मैं नहीं लग रहा कि यार ये आदमी तो एनर्जी का गुब्बारा है, दिखने में भी और वैसे भी? अरे यार, तो भाई वही चीज है ना, आपके अंदर भी वो उत्साह नजर आना चाहिए, आपके अंदर भी वो एनर्जी नजर आनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये 2 वे प्रोसेस है ना भाई। हम तो कैमरे के सामने ही पढ़ा लेते हैं ना, तो हमारे अंदर तो वैसे एनर्जी होगी कि यार ये तो खाली कमरे में भी पढ़ा लेता है, ये तो कैसा आदमी है यार, भूतों से बात करता होगा रात में बैठ के, है ना। जब सामने मुझे दिख रही है इतनी सारी आत्माएं, तो वो आत्माओं से मैं बात कर रहा हूं, तो वो आत्मा भी तो मुझसे बात करनी चाहिए ना। तो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, ऐसे करना है, थोड़ी मजा आएगा तुम्हें। तो आप अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, जैसा जैसा वो बताते जा रहे हैं वैसा वैसा आपको करते जाना है, उनकी ही बात पे स्टिक रहना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी, दूसरे इंस्टीट्यूट या इधर उधर के जो दोस्त होते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना है ज्यादा, अपने टीचर की बात को सुनना है। अपना एक ग्रुप बनाओगे तो एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बनाओगे, फालतू लोगों का ग्रुप नहीं बनाना। अरे वो सब कॉलेज में करने के टाइम होता है, अभी वो मतलब नहीं है उन सब चीजों का, ठीक है। फिर गो फॉर कॉन्सेप्चुअल स्टडी टू डील एनी टाइप ऑफ पेपर। कभी भी रट्टाफिकेशन मत करना किसी भी सब्जेक्ट में। अभी आप देख लेना, मैं आपको खुद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आज में मेरी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच नहीं होगी, 2 से 3 दिन लगेंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाएगी, मेरे शब्द आपको बहुत क्लियरली सुनाई देने लग जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम 2-3 दिन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हम बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि यार मैं आके पढ़ा लूं। बात समझ में आ गई? तो हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना है, ताकि कोई भी पेपर आ जाए, किसी भी तरह का पेपर आ जाए, ठीक है। जैसे कोई मिस्त्री होता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है दोस्त, वो काम सीखता है। एक बिल्डिंग बना के उसने काम सीखा, उसने कॉन्सेप्ट सीखा। अब ऐसा थोड़ी ना वो 50 बिल्डिंग बनाएगा, ऐसा थोड़ी ना भाई। वो तो एक उसने सोचा कि ऐसे बिल्डिंग बनती है, उसको वो 50 बिल्डिंग पे अप्लाई करता जा रहा है, उसमें मॉडिफाई करता जा रहा है। ऐसे तो ना 50 बिल्डिंग को 50 बार सीखा उसने। अरे यार, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही खेला होता है? नहीं। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे, कॉन्सेप्ट पे जितनी पकड़ होगी, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। आप खुद देखना, जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट पे रहता है, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ अपनी क्लास से बनेगी, थ्योरी से बनेगी। बात समझ में आ रही है? खूब सारे क्वेश्चंस करने वो करा ही देंगे आपको। अब एक बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं जो आपको सभी सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ये चीज आपने कर ली ना यार, मैं आपको कह रहा हूं। मतलब एक होता है
वो गधा मजदूरी, मतलब मेहनत कर रहे हो आप। और एक होता है कि थोड़ा देखो, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गए है ना, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है दोस्त, आपको है ना A4 साइज का पेपर लेना है। पता नहीं आपने अभी तक ये करा होगा कि नहीं करा होगा, आई डोंट नो। आपको क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, कितने हो गए, 6 हो गए। फिजिक्स के भी 2 पार्ट कर लो, क्लास 11 क्लास 12, 7 हो। कितने A4 साइज के पेपर लगेंगे, 7। उसमें आपको क्या करना है, इस तरह के कॉलम्स बनाने हैं। यहां लिखोगे चैप्टर, नोट्स, रिवीजन, डीपीपी, प्रैक्टिस मीडिया मॉड्यूल, और यहां पे टेस्ट। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का नाम लिख देना है। कैसे लिखोगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है, जीओसी है, हेलो एल्केन है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, फिर हेलो एल्केन है, ऐसे सारे के सारे नाम लिख लिए। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे के सारे चैप्टर के नाम लिख लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के भी सारे के सारे चैप्टर के नाम लिख लिए, बॉटनी के लिख लिए, जूलॉजी के लिख लिए। एक बार मेहनत लगेगी, एक ही बार तो लगेगी। और उसको क्या करना है, दीवार पे चिपका लेना है। क्लियर है, दीवार पे चिपकाने के बाद ये जो अपन ने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं, ये कॉलम्स क्या बता रहा है कि आपने जैसे आईयूपीएसी पढ़ा, आपके पूरे नोट्स कंप्लीट है कि नहीं है। अगर नोट्स कंप्लीट है, अच्छी राइटिंग में आपने नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप उस पर टिक लगा लो। ठीक है, फिर यहां पर रिवीजन का कॉलम है। रिवीजन का मतलब वही समरी लेक्चर। ठीक है, अब उसमें आप छोटे छोटे टिक लगाओ, जैसे छोटा सा टिक लगाया, जितनी मतलब 2 से 3 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। फिर कभी मौका मिला रिवाइज करने का जीवन में, तो दोबारा फिर ऐसे टिक लगा लिया। फिर मौका मिला जीवन में, फिर ऐसे टिक लगा लिया। इससे पता चलेगा यार मैंने आईयूपीएससी को 2 से 3 बार रिवाइज कर रखा है। हो सकता है किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, डोंट वरी, सीटें बहुत है, मतलब लोग बहुत है, सीटें लिमिटेड है। ठीक है ना, तो जिसको अच्छी लग रही होगी उसको मिल जाएगी और जिसको नहीं लग रही होगी दोबारा मिलेगी, और तो क्या है, फिर दोबारा मिलेगी, और क्या है। ठीक है, तो काम की बात बोल रहा हूं, मतलब ये बहुत तगड़ी चीजें हैं, है ना, किसी भी चीज को करने के लिए। फिर डीपीपी, आपने आईयूपीएससी चैप्टर की डीपीपी मिली, आपने करी ही नहीं करी, है ना। अगर आपने कर ली तो टिक लगा दो, अरे यार। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल मिला, आपने करा कि नहीं करा, कर लिया तो टिक लगा दो, अरे यार। फिर आपने उससे रिलेटेड टेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपने आईयूपीएससी के टेस्ट में क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे। अगर आपने देखे, आपने आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, तो टिक लगा दो। फिर कभी आपने दोबारा किसी टेस्ट में देखे, तो एक और ऐसा छोटा सा टिक लगा दो, अरे यार। इस स्मार्ट स्टडी से आपको यह पता चलेगा कि आपने उस आईयूपीएससी को, जहां टिक नहीं होगा ना, वहां आपको दिख जाएगा कि यार मैं यहां पर इस टॉपिक में मिसिंग चल रहा हूं। तगड़ी चीज है कि नहीं है, तो थाली तो मार। चलो चलो ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे ताली मारने से पता है क्या होता है, ये जितने भी अपने हाथ के पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे दब जाते हैं। दब जाते हैं तो जैसे कोई, जैसे मान लो जैसे अपना गाल है, अपन ऐसे बैठे हो और पिताजी आके एक लपट दिखा दें, तो वापिस से तो वही हो जाता है। ताली मारने से पूरा रक्त में मतलब बढ़िया उबाल आ जाता है। खैर, तो ये आपको सभी में करना है, ये आपका स्मार्ट स्टडी का पैटर्न है। इसी तरह से वो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, कलरफुल नोट्स आते हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी पे लगाओ। वो अच्छा तरीका है, वो कोई ऐसे थोड़ी ना बना दिया यार किसी ने, यार सोच समझ के बनाया होगा। तो उसको लगाओ, कोई टॉपिक है तो वहां पे उसको पेस्ट कर दो कि ये टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये सब आपका टाइम बचाएगा। अभी एक बच्चा बाहर मिला मुझे, उसने बोला कि सर मतलब है ना, डीपीपी करता हूं, मॉड्यूल करता हूं, और मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। कौन था वो, कोई तो था, हाँ वो रहा, है ना। डीपीपी करता हूँ, मॉड्यूल करता हूँ, और मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। मैं मतलब बुक्स तो कर ही नहीं पाता, सर ने मेरे को सजेस्ट करी कि ये वाली बुक लो या ये वाली बुक लो, मैं कर ही नहीं पाता। तो उसका यही रीजन है कि आप बहुत देर तो इसी बात में लगा देते हो कि ये टॉपिक कहां लिखा हुआ है मेरी कॉपी में। अब उसी को थोड़ा स्मार्ट वे में कर लोगे। मान लो आपने डीपीपी की या मॉड्यूल की कॉपी बना ली है अलग से, है ना, उस कॉपी पे पेज नंबर लिख दिए 1 2 3 4 ऐसे करके। अब आप मॉड्यूल कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो भाई, मॉड्यूल में इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे चल रहा है, चल रहा है। आपके पास कॉपी है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे मुंह जबानी सॉल्व हो जाए, तो आपने मॉड्यूल के साइड में ही उसका सॉल्यूशन लिख दिया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको लेंथी पड़ रहा हो, तो उसके लिए आप कॉपी बनाओगे।
उस क्वेश्चन के वहीं पर आप पेज नंबर लिख दो कि भाई पेज नंबर 208 पे इस कॉपी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा, जब आप कभी रिवाइज करने बैठोगे या आप टेस्ट देने जाओगे, आपने मॉड्यूल निकाला, मॉड्यूल का क्वेश्चन देख रहे हो, किसी क्वेश्चन में अटके अटके तो उस क्वेश्चन के सामने क्या लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर। आपने कॉपी निकाली, पेज नंबर निकाला, सॉल्यूशन सामने, और अगर वो सॉल्यूशन सामने नहीं रहा तो आप उसको ढूंढोगे, 5 मिनट 10 मिनट ढूंढोगे, उसके बाद ढूंढोगे क्या, नहीं ढूंढोगे। तो इस तरह से अगर पैटर्न से पढ़ोगे ना तो आपको एक तो पढ़ने में मजा आएगा, आपको खुद को ऐसा लगेगा यार मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, अच्छा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह के पैटर्न से आपको पढ़ना है, डीपीपीस के क्वेश्चन या मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। फिर एक और छोटी सी बात, इसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डेली का शेड्यूल और टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये आप सुबह उठते वक्त भी बना सकते हो या आप रात को सोते वक्त भी बना सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। आपका हर दिन का शेड्यूल, आपका हर दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मैं आज इतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या कल मैं इतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। अब देखो रोज रोज बनाना तो इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन अपन 1 महीने का तो बना सकते हैं। 1 महीने में अपन ने टाइम टेबल फिक्स कर लिया अपना कि भाई मैं सुबह, आपकी क्लास कितने बजे खत्म होती है यहाँ पे, 1:15 पे। फिर आप खाना वाना खाने जाते होंगे, थोड़ी देर पावर नैप भी लेते होंगे। सर वो पावर नैप नहीं होता पावर नैप थोड़ी ना होता, पावर नैप तो 40 मिनट का होता है। और वो कितने घंटे सोता है तू भाई, 4 घंटे कि सर रोटी खाई और क्या ही नींद आई सर यही बताओ है, सही है ना। तो वो सब नहीं करना, ठीक है। थोड़े थोड़े स्लॉट्स में आपको बताता हूं आप कैसे कैसे अपने स्लॉट्स बना सकते हो, जिससे आप 8 से 8.5 घंटे तक सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप 1:15 बजे गए, रोटी वोटी खा ली, 40 मिनट का पावर नैप भी ले लिया, उसके बाद आप उठे। तो जैसे मैंने बना रखा है, आप अपने हिसाब से बना लेना, अपने अपना कन्वीनियंस होता है। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं। आपने बनाया पूरे महीने का कि मैं 4:30 से 7:30 का एक स्लॉट बना लिया, 5:30, 6:30, 7:30, 3 घंटे का स्लॉट बन गया। और रोटी इसके बाद ही खाते होंगे आप, इसके पहले तो नहीं खाते होंगे कि अभी खाई और फिर खा ली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो 7:30 बजे के बाद ही अपन खाना वाना खाने जाते हैं, ठीक है ना। तो 4:30 से 7:30 का अपन ने एक स्लॉट बना लिया। ये मैं बना रहा हूं, आप इससे पहले भी बना सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। 7:30 बजे के बाद मैंने दूसरा स्लॉट बना रखा है 9 से 12 बजे का। ये 12 मतलब वो रात वाली 12 है ना, 9 से 12। फिर से 3 घंटे का स्लॉट बन गया। अब 7:30 से 9 बीच में कितने घंटे का, 1.5 घंटे का। अब इस 1.5 घंटे में आप खेलो, मस्ती करो, घूमो, मॉल चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। आप वो क्या बोलते हो उसको, वो हाँ वो खेल लो, ठीक है। आप रोटी खा लो, रोटी खाने के बाद एक्सरसाइज कर लो, है ना। ये सब कुछ कर सकते हो आप इसके बीच में। लेकिन आपने 6 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर ली, आपने टाइम वेस्ट नहीं करा। बात समझ में आ रही है क्या। फिर सुबह आप कितने बजे उठते हो, बस सर ये 8:15 बजे क्लास होती है, 8 बजे 6:30 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो। कैसे कैसे लोग हैं यार। अच्छा तो ठीक है, 12 बजे अगर आप सो रहे हो, मतलब इतना पढ़ने के बाद तो, मेहनत करने के बाद तो सो ही जाता है आदमी भाई यहां अगर आप फोन चला रहे होते तो नहीं सोते, लेकिन यहाँ आप कॉपी चला रहे हो तो सो ही जाओगे, है ना। तो 12 बजे बाद जब आप सो जाओगे ना, तो 6 घंटे की नींद बहुत है यार, है ना। और बाकी जिंदगी में भी तो सोना है ना। तो अभी ज्यादा सो के क्या कर लेंगे। तो सुबह उठ जाओ आप 5:30 6 बजे, 5:30 6 बजे उठ के अगर वहां पे आप 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट निकाल पाओ तो भी बढ़िया है। तो 8 घंटे का स्लॉट हो गया ना पूरा का पूरा, इस तरह से। हाँ बेटा, आने के लिए मेरे हिसाब से आधे घंटे में अपन तैयार हो जाते हैं, नहीं होते। कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ वेरी गुड, आओ इधर, अच्छी बात है। मैं यूं कह रहा था, एक तो तरीका ये, या फिर आप 4 से 6 का स्लॉट बना लो, फिर 6:30 से 8:30 का बना लो, है ना। फिर 9:30 से 12 का बना लो, ऐसे भी बना सकते हो जो आपके कन्वीनियंट में। तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको 3-3 घंटे के स्लॉट इसलिए बनाने को बोल रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे, है ना।
और उसमें भी आपको ऐसे फिक्स करना पड़ेगा कि इस समय पे मैं केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा, इस समय पे मैं बायो ही पढ़ूंगा, इस समय पे मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा। जनरली क्या है कि फिजिक्स करते वक्त हमें उतनी नींद नहीं आती है, तो आप उसके लिए रात का टाइम प्रेफर करें। बात समझ में आ रही है? दिन में आप बायो पढ़ लो, सुबह वो केमिस्ट्री पढ़ लो, या जैसे भी आपको कन्वीनियंस मिले, लेकिन आपको 1 महीने का टारगेट पहले से फिक्स करना है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेना, कभी हम बीमार पड़ गए तो थोड़ा कम पढ़ लिए, इस तरह से। क्लियर है क्या यार? ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे, अब पढ़ लेते हैं। आ जाओ।